सोचिए, भारत की आजादी की लड़ाई ये किसी जंग के मैदान से नहीं शुरू हुई थी। नहीं, इसकी शुरुआत हुई थी एक छोटे से कमरे में, सिर्फ एक आइडिया से। और क्या आइडिया था वो, जिसने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। तो इस सफर में हम आज़ादी की लड़ाई के शुरुआती दौर के 4 बहुत ही अहम पड़ावों को समझने वाले हैं। देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ और कैसे आगे बढ़ा। तो बात है साल 1885 की। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसे हुए करीब करीब 30 साल हो चुके थे, पर उसकी चिंगारी वो अभी भी अंदर ही अंदर सुलग रही थी। अब अंग्रेजों को ये बात अच्छे से समझ आ गई थी कि अगर भारतीयों के गुस्से को, उनके असंतोष को निकलने का कोई रास्ता नहीं दिया गया ना, तो एक और बड़ा विद्रोह हो सकता है। तो उन्हें एक उपाय चाहिए था, एक तरीका। और यहीं पर एंट्री होती है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी की। देखिए, उस वक्त के वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन। उन्होंने एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम को सपोर्ट किया। प्लान क्या था? प्लान ये था कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो भारतीयों के गुस्से को एक तरह से शांति से बाहर निकाल दे। बिल्कुल एक प्रेशर कुकर के सेफ्टी वॉल्व की तरह। जानते हैं ना, जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो वॉल्व थोड़ी सी भाप निकाल देता है। बस वही काम करना था। और बस उसी सोच के साथ जन्म हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। एक मजेदार बात पता है, इसका पहला नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। बाद में दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया और इसे कांग्रेस कर दिया गया। और जो पहली मीटिंग हुई थी ना, उसमें पूरे भारत से सोचिए सिर्फ 72 लोग आए थे। लेकिन देखिए, शुरू शुरू में ना कांग्रेस को लेकर बहुत शक था। कई भारतीय राष्ट्रवादियों को लगता था कि अरे, ये तो अंग्रेजों की ही बनाई हुई एक संस्था है, उन्हीं के कंट्रोल में है। अश्विनी कुमार दत्त ने तो इसे 3 दिन का तमाशा तक कह दिया। खुद लॉर्ड डफरिन ने इसे बहुत छोटे से तबके की संस्था बताया। और बाल गंगाधर तिलक का तो मानना था कि भाई, साल में एक बार मेंढक की तरह डराने से क्या होगा, कुछ हासिल नहीं होने वाला। पर इन सारी आलोचनाओं के बावजूद कांग्रेस ने एक काम बहुत अच्छा किया। उसने शुरू से ही एक ऑल इंडिया पहचान बनाने की कोशिश की। आप देखिए, इसके पहले 4 प्रेसिडेंट सब अलग अलग समुदायों से थे। एक हिंदू, एक पारसी, एक मुस्लिम और एक यूरोपियन। इसको याद रखने की एक बड़ी मजेदार ट्रिक है, बकमई। ब से बॉम्बे, क से कैलकाटा, म से मद्रास और ई से इलाहाबाद। है ना आसान? अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आते हैं साल 1905 पर। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरे देश में जैसे आग ही लगा दी। वो ऐलान था बंगाल के बंटवारे का। अब देखिए, अंग्रेजों ने कारण क्या बताया? उन्होंने कहा कि भाई, बंगाल बहुत बड़ा है, प्रशासन चलाने में दिक्कत होती है, इसलिए बांट रहे हैं। लेकिन असली खेल कुछ और ही था। असली मकसद था हिंदू मेजॉरिटी वाले पश्चिम बंगाल को मुस्लिम मेजॉरिटी वाले पूर्वी बंगाल से अलग करना। सीधी सीधी बांटो और राज करो की चाल थी। वो जानते थे कि भारतीय राष्ट्रवाद का गढ़ बंगाल बन रहा है, बस उसी को तोड़ना था। और इस बंटवारे के खिलाफ जो गुस्सा फूटा, उससे शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। और ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं था, नहीं, ये तो एक आर्थिक और सांस्कृतिक क्रांति बन गया। लोगों ने ब्रिटिश सामान का बाइकॉट करना शुरू कर दिया, उनकी इकोनॉमी पर सीधी चोट, और अपने देश में बनी चीजें अपनाई। इतना ही नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधी, ये दिखाने के लिए कि तुम हमें बांट नहीं सकते। तो एक तरफ तो स्वदेशी आंदोलन ने देश को जोड़ा, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर ही दरारें पड़ने लगी। और 1907 के सूरत सेशन में कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट गई। एक था नरम दल, जो चिट्ठियों और याचिकाओं से काम चलाना चाहते थे, और दूसरा था गरम दल, जो कहते थे कि अब सीधी कार्रवाई होगी और हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। और गरम दल की इसी नई जोरदार सोच को एक आवाज दी बाल गंगाधर तिलक के इस नारे ने, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अब बात सिर्फ छोटे मोटे सुधारों की नहीं थी, अब लड़ाई थी अपने हक की, अपने राज की। और अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जो इस पूरी लड़ाई का चेहरा बदलने वाला था। साल 1915, दक्षिण अफ्रीका में 21 साल गुजारने के बाद मोहनदास करमचंद गांधी भारत वापस लौटे। और उनके आने के बाद आज़ादी का ये संघर्ष पहले जैसा कभी नहीं रहा। गांधी जी अपने साथ एक बिल्कुल नया हथियार लेकर आए थे, सत्याग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह। ये एक ऐसा तरीका था जिसमें आप अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन बिना हिंसा के,
पूरी मजबूती से डटे रहते हैं। भारत आने के बाद उन्होंने सीधे राजनीति में छलांग नहीं लगाई, नहीं, उन्होंने अपना पहला साल पूरे देश में घूमकर यहाँ के लोगों को उनकी असली मुश्किलों को समझने में बिताया। और फिर उन्होंने अपने इस तरीके को 3 जगहों पर आजमाया और तीनों बार सफल रहे। पहला, चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए। दूसरा, खेड़ा में उन किसानों के लिए जिनकी फसल बर्बाद हो गई थी। और तीसरा, अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हक के लिए। बस इन 3 जीतों ने उन्हें आम लोगों का, जनता का नेता बना दिया। लेकिन फिर आया साल 1919। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही काला साल था। ये साल 2 चीज़ों के लिए याद किया जाता है, एक जालिम कानून रॉलेट एक्ट और उसके बाद हुई एक ऐसी भयानक घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अंग्रेज एक कानून लेकर आए, रॉलेट एक्ट। इसे काला कानून कहा गया, और क्यों न कहा जाए। इस कानून के तहत सरकार किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना केस चलाए 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी। इसीलिए इसे कहा गया बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून। और इसी काले कानून का विरोध करने के लिए बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1919। अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग शांति से इकट्ठा हुए थे। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब थे। और तभी जनरल डायर के हुक्म पर ब्रिटिश सिपाहियों ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बाग से निकलने का बस एक पतला सा रास्ता था और उसे भी बंद कर दिया गया था। सिर्फ 10 मिनट, बस 10 मिनट के अंदर सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए। इस वहशीपन ने पूरे देश में सदमे और गुस्से की एक ऐसी लहर दौड़ा दी कि जो थोड़ा बहुत भरोसा अंग्रेजों के इंसाफ पर बचा था ना, वो भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। और इसी घटना के जवाब में गांधी जी ने 1920 में शुरू किया असहयोग आंदोलन। ये भारत का पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ। लक्ष्य एक था, 1 साल के अंदर स्वराज। और क्या हुआ? लाखों स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने अदालतें छोड़ दी, लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी। अंग्रेजी सरकार के साथ हर तरह का सहयोग बंद कर दिया गया। आंदोलन बिल्कुल अपने पीक पर था। लग रहा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन तभी फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक घटना हो गई। एक गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। ये हिंसा थी। और गांधी जी, जो अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने पूरा का पूरा आंदोलन वापस ले लिया। तो एक बार फटाफट से देखते हैं कि इन 37 सालों का सफर कैसा रहा। शुरुआत हुई 1885 में कांग्रेस के बनने से। फिर 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ, जिसने स्वदेशी आंदोलन की आग जलाई। 1915 में गांधी जी आए और सत्याग्रह का नया रास्ता दिखाया। और फिर 1919 के जलियांवाला बाग कांड के बाद 1920 में देश का पहला सबसे बड़ा आंदोलन असहयोग आंदोलन हुआ। ये एक तरह से भारतीय राष्ट्रवाद के बड़े होने की कहानी है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब आंदोलन इतना सफल हो रहा था, तो गांधी जी ने उसे एक हिंसक घटना की वजह से क्यों रोक दिया? क्या ये एक बहुत बड़ी भूल थी जिसने आज़ादी को कई साल पीछे कर दिया, या फिर अपने अहिंसा के सिद्धांत को बचाए रखना ज़्यादा ज़रूरी था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहस होती है। हाँ, आंदोलन रुक गया, गांधी जी को जेल भी हो गई, लेकिन एक चीज थी जो हमेशा के लिए बदल चुकी थी, और वो था अंग्रेजों का डर। लोगों के मन से वो डर निकल चुका था। अब एक आज़ाद भारत का सपना सिर्फ सपना नहीं था, वो एक हकीकत बन सकता था। ये अंत नहीं था, ये तो बस शुरुआत का अंत